RS-232 कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं और इसमें देखिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन हम इधर से उधर भेजते हैं, जिसमें हमारे डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट या पेरिफेरल के बीच में हम जब डेटा भेजना चाहते हैं तो हम डिजिटल डेटा को दो तरीके से भेज सकते हैं, या तो सीरियल मोड में या पैरेलल मोड में। जैसे कि नाम बता रहा है सीरियल और पैरेलल, इसी तरीके से भेजा जाता है सीरियल और पैरेलल में। इसमें जो पैरेलल कम्युनिकेशन है वो किसी और समय यूज करते हैं, सीरियल किसी और समय यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रिंटर कनेक्टेड है तो हम वहाँ पर पैरेलल कम्युनिकेशन यूज करेंगे, जिसमें एक साथ हम ज्यादा से ज्यादा बिट भेज सके पैरेलली। और सीरियल भी हम कंप्यूटर और पेरिफेरल यानी जो भी कंप्यूटर के साथ जुड़ सकती हैं चीजें, उनके लिए भी यूज करते हैं। सीरियल ट्रांसमिशन में हम एक बिट एक टाइम पे भेजते हैं, 1 बिट एट ए टाइम, और एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन में। जबकि पैरेलल कम्युनिकेशन में मान लीजिए आपका बिट जो वर्ड लेंथ है वो 8 बिट है, तो आपको यहाँ पर 8 लाइन चाहिए, तो 8 में भेजेंगे आप इस तरीके से। तो मिनिमम 8 लाइन आपको चाहिए होगी। सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन ये दोनों ही आपके डिस्टेंस के हिसाब से, बिट रेट के हिसाब से, इन हिसाब से वेरी करते हैं। स्टैंडर्ड्स आप देखिएगा, जो एडवांटेज है सीरियल सिस्टम का, जो क्योंकि इसमें हम टेलीफोन लाइंस हमारे पास ऑलरेडी हैं तो उसका उपयोग कर सकते हैं। जो सीरियल डिजिटल डेटा है वो कन्वर्ट होता है आपके मॉडेम से, फिर वो वॉइस ग्रे टेलीफोन में आप उसको दे सकते हैं, फिर वो दूसरी साइड में जाके उसको कन्वर्ट किया जा सकता है दोबारा डिजिटल डेटा में, और फिर किस तरीके से आपके पास मॉडेम होगा वहाँ पे। RS-232 को ऑफिशियली अगर डिफाइन किया जाए तो ये एक इंटरफेस है बिटवीन DTE एंड DCE, यानी कि आपके पास डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट है और डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, उनके बीच में ये इंटरफेस है जिसका यूज करके आप सीरियल बाइनरी डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि RS-232 मतलब सीरियल बाइनरी डेटा एक्सचेंज। जो डेफिनेशन इसमें DTE और DCE की बात हुई है, और मॉडेम है, मॉडेम केबल इसमें पिन टू पिन कनेक्शन होता है, इसको कनेक्ट किया जा सकता है DT डिवाइस से ताकि ये DC डिवाइस से कनेक्ट हो सके। इंटरफेसेस देखिएगा, इसमें इंटरफेसेस क्या है। कम्युनिकेशन जो कंप्यूटर इक्विपमेंट या टेलीफोन लाइंस पे हो रहा है, इसके अलावा 232 इसको हम डेटा एक्विजिशन डिवाइसेस या कंप्यूटर सिस्टम में भी यूज करते हैं। कंप्यूटर जो जैसे डेफिनेशन बता रही है RS-232 की, कंप्यूटर को हम डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट कह रहे हैं, जो भी कंप्यूटिंग डिवाइस होगा उसको हम DTE कहेंगे। तो DTE से DCE जो डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है उसके लिए इंटरफेस है ये। और ये देखिएगा, आप जो नल मॉडेम है, अगर आप चाहते हैं कि आप देखिए यहाँ से यहाँ नहीं भेजना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पिन टू पिन मॉडेम केबल के द्वारा नल मॉडेम बना सकते हैं ताकि आपको DTE से ही कम्युनिकेशन हो जाए। केबलिंग ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास 4 पिन, 9 पिन, 25 पिन, 4, 9 एंड 25 इतनी पिन्स के हो सकते हैं RS-232 केबल। 25 पिन में आप 9 पिन में जो और 4 पिन में क्या डिफरेंस है। 25 पिन में तो सारे आपके पास जितने भी पॉसिबिलिटी वो है। 9 पिन में हमने जो अनकॉमनली यूज्ड कनेक्शन है 25 पिन के वो हटा के केवल 9 पिन में ले लिया, और 4 पिन में हमारे पास मिनिमम कनेक्शन है, और इसमें जंपर होता है ताकि ये हैंडशेकिंग प्रोवाइड कर सके डिवाइसेस में। जंपर जिसे कहते हैं हैंडशेकिंग के लिए। तो ये हमारे जो जंपर है वो इट कैन कनेक्ट 4 पिन, 5 पिन, 8 पिन, 6 और 20 भी कर सकते हैं। तो जैसे एडवेंट हुआ IBM PC80 का, तो ये नया एक रिंकल आया, एक नई उपलब्धि हुई RS-232 कम्युनिकेशन की। तो 25 पिन की जगह 9 पिन का उपयोग होने लगा, और अगर आपको कनेक्ट करना है इस 25 पिन को तो 9 से 25 पिन का अडेप्टर कन्वर्टर भी है जिसको आप यूज कर सकते हैं। किस तरीके से आप केबल कनेक्ट करेंगे कि आपको दूरी कितनी है, जो मेजर कंसिडरेशन है कि एक तो दूरी कितनी है, डिवाइस कौन सा लगाना है। अगर आपको कनेक्ट करना है तो DTE डिवाइस को, यानी कि आपको नल मॉडेम, जैसे मैं आपको बता रहा था DTE, आप नल से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, नल से DTE से DTE कर सकते हैं। कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए हमको नल मॉडेम लगता है, नल मॉडेम केबल जिसे हम कहते हैं। और दूसरा ये है कि कौन से कनेक्टर दोनों एंड पे रिक्वायर है, मेल है, फीमेल है, 25 पिन है, 9 पिन है। तो इसलिए क्या होता है कि पहले डिवाइस खरीद लिए जाते हैं, ले लिए जाते हैं, उसके बाद देखा जाता है कौन सी केबल की जरूरत पड़ेगी। RS-232 स्पेसिफिकेशन देखें, अगर ट्रांसमिटेड सिग्नल का रिसीव्ड सिग्नल के वोल्टेज लेवल का, तो ट्रांसमिटेड सिग्नल के वोल्टेज लेवल जो है वो बाइनरी अगर 0 है तो 5 से लेकर 15 तक जाता है। देखिए 0 के लिए पॉजिटिव वोल्टेज है, और बाइनरी 1 के लिए जो 1 आप देख रहे हैं इसमें -5 से लेकर -15 तक जाता है, यानी कि ये नेगेटिव वोल्टेज है। इसको हम ऑन कहेंगे, इसको हम ऑफ कह रहे हैं, बाइनरी 1 को हम ऑफ कह रहे हैं। जो रिसीव सिग्नल है वो 0 जो है +3 से +13 तक जाता है, बाइनरी 1 -3 से -13 तक जाता है। और इसमें डेटा फॉर्मेट का मतलब समझिएगा, डेटा फॉर्मेट आपका एक स्टार्ट बिट होता है, बाइनरी 0 डेटा, एक एंड बिट होता है जिसे हम बाइनरी 1 डेटा कहते हैं। इसके बीच में आपके डेटा होगा और साथ में एक पैरिटी होगी यहाँ पर। तो ये सब आपके पास
पॉसिबिलिटी मैं इसका अभी दिखाता हूँ आपको किस तरीके से। जैसे मान लीजिए एक ट्रांसमिशन का एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि डेटा फ्लो अगर इस तरीके से हो रहा है यहाँ पर, तो आपको कैरेक्टर ए भेजना है। तो एस्की में ये कैरेक्टर ए है, अगर उसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको जो एस्की वैल्यू मिलेगी वो एक ही मिलेगी। अब यहाँ पर बाएं हाथ पे देखिएगा ये जो है पैरिटी बिट है, उसके बाएं में देखिएगा तो ये स्टॉप बिट है, यहाँ पर दाएं में देखिएगा तो ये स्टार्ट बिट है। ये सारे ट्रेलिंग आइडल बिट्स हैं, लेकिन ये आपका कंटेंट है और यहाँ पर आपका 7 बिट उपयोग होता है कैरेक्टर भेजने के लिए। ये 9 पिन है, ये 25 पिन है, 9 पिन 25 पिन। 9 पिन में मैंने जैसे बताया कि जो अनकॉमनली यूज है उनको हटा के 9 कर दिया गया, तो अमूमन 9 पिन ही यूज हो रहे हैं। इसमें देखिए जो पहला है वो डेटा कैरियर डिटेक्ट है, दूसरा रिसीव्ड डेटा है, तीसरा ट्रांसमिटेड डेटा है, चौथा डेटा टर्मिनल रेडी है, पांचवा सिग्नल राउंड है, छठवां आपका डेटा सेट रेडी है, सातवां रिक्वेस्ट टू सेंड है, आठवां क्लियर टू सेंड है और नवा रिंग इंडिकेटर है। और बिटवाइज डेटा ट्रांसमिशन में अगर देखें तो डाटा ट्रांसमिशन में आप इनकोडिंग करेंगे बिट्स की एनर्जी फॉर्म है। एनर्जी के कुछ नहीं है डेटा ट्रांसमिशन आपको, क्योंकि किसी न किसी मीडियम के थ्रू भेजना है, तो इसलिए आप एनर्जी के थ्रू इसको एनकोड कर देंगे और ट्रांसमिट करेंगे इस मीडियम में, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर भेजेंगे आप। और एनर्जी मैं वर्चुअली कह रहा हूँ, जाता तो बिट ही है, और डिकोड कर देंगे इस एनर्जी को बिट वापस में। एनर्जी यानी कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर जो भी कैरियर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये एनर्जी कुछ भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है, रेडियो हो सकता है, इंफ्रारेड हो सकता है, लाइट हो सकता है। ट्रांसमीटर और रिसीवर इनको एग्री करना पड़ेगा कि हम कौन से इनकोडिंग स्कीम को फॉलो करेंगे और ट्रांसमिशन टाइमिंग क्या होगा। एसिंक्रोनस टाइमिंग ट्रांसमिशन और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता है, और खासतौर पे अगर हम इसकी बात करें RS-232 की, तो ये एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता है इसमें। और डेफिनेशन एसिंक्रोनस की ये है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, कभी भी कोई डेटा भेज सकता है, कभी भी कोई रिसीव कर सकता है। ट्रांसमीटर आर्बिट्ररी वेट करता है इसीलिए ट्रांसमिशन के लिए। फॉर एग्जांपल ट्रांसमीटर एक कीबोर्ड, हमेशा ये कीबोर्ड में टाइप नहीं हो रहा होता है ना चीजें, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। एसिंक्रोनस यानी कि ये भी एक्सप्लिसिट इन्फॉर्मेशन है डेटा बिगिन और एंड की। जैसे अगर हम इंडिविजुअल ASCII कैरेक्टर्स भेज रहे हैं तब के लिए, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें किस तरीके से हम सिग्नल भेजते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कई तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। आपके बिट को भेजने के लिए एनर्जी में कॉम्पैक्ट होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट आप यूज कर रहे हैं। सिंपल आइडिया ये है कि आप वोल्टेज को वेरी कर दें 1 और 0 के लिए, और यही सबसे कॉमन तरीका है। तो इसकी कॉमन एनकोडिंग टेक्निक ये है कि नेगेटिव वोल्टेज ले 1 के लिए, पॉजिटिव वोल्टेज ले 0 के लिए। तो ये फिगर आप देखिएगा, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो वोल्टेज है टाइम के साथ, तो वी आर पुटिंग पॉजिटिव वोल्टेज, हम पॉजिटिव वोल्टेज डाल रहे हैं 0 के लिए। तो ये 0 देखिएगा पॉजिटिव, यहाँ पर हमारा आया, नेगेटिव वोल्टेज आया 1 के लिए, और फिर जब हम पॉजिटिव डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 0 ले लेगा ये। तो इस तरीके से वोल्टेज के हिसाब से पढ़ लेगा कि 1 आ रहा है कि 0 आ रहा है। ट्रांसमिशन की टाइमिंग की इसमें, क्योंकि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, तो कितना हाउ लॉन्ग विल द वोल्टेज लास्ट फॉर अ बिट, एक बिट के लिए कितना वोल्टेज लास्ट करेगा, कब दूसरा शुरू हो जाएगा दूसरा ट्रांसमिशन, और किस तरीके से टाइमिंग में एग्री होगा। तो इसके लिए आप मैनचेस्टर कोडिंग एक टेक्निक है उसका उपयोग कर सकते हैं, या होती भी है। तो स्टैंडर्ड जो ऑपरेशन को स्पेसिफाई करते हैं, जिसमें डिवाइस है अलग अलग वेंडर्स के, वो स्टैंडर्ड को मानते हैं ताकि वो इंटर ऑपरेबिलिटी हो जाए उसमें। तो स्टैंडर्ड्स किसके द्वारा है? ये स्टैंडर्ड्स हैं ITU के द्वारा, IEEE के द्वारा, EIA इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन। ये जो EIA देख रहे हैं, इन्होंने 232 RS-232 इंटरफेस बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो RS-232 एक स्टैंडर्ड है ट्रांसफर करने के लिए कैरेक्टर्स को अक्रॉस कॉपर वायर, और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर अक्रॉस कॉपर वायर EIA ने बनाया है इसको। फुल नेम इसका RS-232C है। RS-232 का मतलब ये है कि सीरियल एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ध्यान दीजिएगा, ये कम्युनिकेशन सीरियल है और साथ में एसिंक्रोनस है। अगर आप ये जान गए कि ये सीरियल है और एसिंक्रोनस है तो बात बन जाएगी। सीरियल मतलब ये है कि बिट एनकोड होगा, ट्रांसमिट होगा 1 एट अ टाइम, एक के बाद एक साथ, बहुत सारे नहीं। एसिंक्रोनस का मतलब होता है कैरेक्टर किसी भी समय भेजा जा सकता है और कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है इसमें। अगर आप देखें जो कंपोनेंट है स्टैंडर्ड के, इसमें कनेक्शन है 50 फीट से कम का होना चाहिए। 50 फीट से कम का डेटा रिप्रेजेंट कर, जो वोल्टेज से रिप्रेजेंट होता है, प्लस 15 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट, जैसे मैंने आपको बताया 1 और 0 के लिए। ये 0 के लिए होता है, ये 1 के लिए होता है, माइनस होता है 1 के लिए और पॉजिटिव होता है 0 के लिए। 25 फीट कनेक्टर है जिसमें आपको डेटा ग्राउंड कंट्रोल असाइन जो पिन को असाइन होता है। स्पेसिफिक ट्रांसमिशन अगर कैरेक्टर टर्मिनल और मॉडेम के बीच में भेज रहे हैं आप, तो ट्रांसमीटर इस तरीके से आएगा कि हम कहीं पे हम आइडल हो जाएंगे, कहीं पर हम नेगेटिव भेजेंगे वोल्टेज, कहीं पर पॉजिटिव भेजेंगे। तो किस तरीके से हम एसिंक्रोनस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें क्या होता है कि हम स्टार्ट करते हैं, जब भी हम कैरेक्टर भेजेंगे तो एक स्टार्ट बिट से स्टार्ट करते हैं, एक एक्स्ट्रा स्टार्ट बिट होता है। अब ये पता चलेगा कि हम एंड कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा एंड हो जाएगा, तो हमारे पास जो कंटेंट होगा उसके बाद हम स्टॉप बिट डालेंगे। तो इस तरीके से 7 कैरेक्टर आपने देखा था कि हमने जब A को भेजा था तो 7 कैरेक्टर, 7 डेटा बिट्स लगे थे हमें, 7 कैरेक्टर नहीं, A कैरेक्टर के लिए 7 बिट लगे थे।
और हमने 9 भेजे थे कैसे, स्टार्ट बिट भी था इसमें, स्टॉप बिट भी था, और ये स्टार्ट स्टॉप बिट जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था -15 और +15। तो -15 में जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 जाएगा और +15 पे, ये +15 पे 0। तो देखिए यहाँ पर जब माइनस माइनस 2 बार है तो 1 ले जाएंगे, जब आपका प्लस आ जाएगा तो 0 ले लिया जाएगा, इसे स्टार्ट स्टॉप बिट कहते हैं। और टाइमिंग की जहां तक बात है तो ट्रांसमीटर और रिसीवर को एग्री करना होगा टाइमिंग, हर एक बिट के टाइमिंग पे बीच में। तो एग्रीमेंट ट्रांसमिशन रेट पे होगा जिसे हम बिट पर सेकंड पे नापेंगे, और डिटेक्शन स्टार्ट बिट का ये इंडिकेट करेगा कि कब बिट आ रहे हैं, स्टार्ट से पता चलेगा। अब हम हार्डवेयर में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उसको, ताकि बिट रेट मैच हो जाए स्विच की सेटिंग से, सॉफ्टवेयर से, ऑटो डिटेक्शन से। ट्रांसमिशन रेट, दो चीजें होती है ट्रांसमिशन में हमेशा, एक बॉड होता है, एक बिट होता है, बिट रेट और बॉड रेट होता है। तो बॉड रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ सिग्नल्स चेंज पर सेकंड, और बिट रेट का मतलब होता है बिट पर सेकंड, यानी कि नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिटेड पर सेकंड। RS-232 में ये दोनों अमूमन सेम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीरियल कम्युनिकेशन चल रहा है। और अगर हर एक सिग्नल एक से ज्यादा बिट भेज रहा है, क्योंकि ऐसा अभी मैं आपको चैनल वगैरह में बताऊंगा कि एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम मानते हैं कि ये दोनों एक है, आगे आप समझ जाएंगे कि क्यों ये अलग अलग है, अलग अलग भी हो सकते हैं। फ्रेमिंग का जैसे मैंने बताया आपको, स्टार्ट बिट है, स्टॉप बिट है, उसके बीच में फ्रेम होगा। अब अलग अलग स्पीड है तो ये एक्सपेक्टेड टाइम देखना पड़ेगा कि कब आ रहे हैं, इस कारण से, क्योंकि एसिंक्रोनस है इसलिए फ्रेमिंग एरर भी हो सकती है। तो RS-232 डिवाइस एक इंटेंशनल फ्रेमिंग एरर भेज सकता है, जिसे हम ब्रेक कहते हैं। डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स, यानी कि आपको स्पेशल इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, रिक्वायर एन इलेक्ट्रिक पाथ इन ईच डायरेक्शन। फुल डुप्लेक्स चाहिए तो देखिए दोनों डायरेक्शन में भेजने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक पाथ चाहिए। इसी तरीके से आप हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स कर सकते हैं। ये अलग अलग पिन है, रिसीव, ट्रांसमिट, रेडी टू सेंड, क्लियर टू सेंड, और ग्राउंड के लिए ये जो मैंने आपको नंबर ऑफ पिन बताए थे उस हिसाब से ये अलग अलग पिन पे जाते हैं। लिमिटेशन क्या है ट्रांसमिशन की, एक तो वायर, ये जो आप वेव फॉर्म, सॉरी, एक तो वेव फॉर्म, ये वेव फॉर्म क्यों हो जाएगी, क्योंकि मान लीजिए आपका या बिट जा रहा है, कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस आ गया तो ये वेव फॉर्म चेंज कर देगा। वेव फॉर्म चेंज हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि भाई कौन सी चीज आई है, जो हमें आने 1 आ रहा है कि 0 आ रहा है, तो उस वेव फॉर्म से भी कोई दिक्कत हो सकती है। अब चैनल कैपेसिटी देखिए, कोई भी अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो उसमें हमको निक्विस्ट और चंदन साहब ने इस कैपेसिटी के लिए बहुत अच्छा अपने एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। तो डेटा रेट मतलब ये होता है बिट हर नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड, यानी कि रेट एट विच, किस रेट पे डेटा कम्युनिकेट हो रहा है। बैंडविड्थ का मतलब होता है साइकिल्स पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, यानी कि हर्ट्ज में होता है। यानी कि एक तरीके से जो बैंडविड्थ है वो कंस्ट्रेन करती है ट्रांसमीटर को कि कितना वो भेज सकता है। बैंडविड्थ को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस भी मानते हैं। डिजिटल डेटा के लिए आपको वांट अ हाई डेटा रेट, यानी कि यू वांट एज हाई एज डेटा रेट एज पॉसिबल फॉर गिवन स्लाइस ऑफ बिट। तो आप चाहते हैं कि ये अगर आपके पास बैंडविड्थ है तो सारा डेटा भेज दें, लेकिन वो एरर रेट से पे डिपेंड करता है। तो निक्विस्ट साहब ने जैसे कहा था कि अगर रेट ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन 2b है, 2 इंटू बैंडविड्थ है, तो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी b से ज्यादा, मतलब नो ग्रेटर देन b इज सफिशिएंट टू कैरी द सिग्नल रेट। तो b फ्रीक्वेंसी का आपका इट इज सफिशिएंट कि आप सिग्नल रेट से इसको पालें। कन्वर्ट्स में बात करें तो अगर एक बैंडविड्थ आपको दिया हुआ है तो हाईएस्ट जो सिग्नल रेट हो सकता है वो 2b हो सकता है। b बैंडविड्थ में हाईएस्ट 2b जा सकता है। जैसे आपका 3000 है टिपिकल फोन लाइन पे जो होता है 3000 हर्ट्ज पे, तो कैपेसिटी उसकी हो जाएगी 2b, यानी कि 6000 bps। तो b अगर आपका बैंडविड्थ है जो कि यहाँ बताया जा रहा है तो 2b कर दीजिए इसको, इतना आपका मैक्सिमम जो बिट पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए कि 3000 हर्ट्ज पे 6000 bps, अब आप अपना घर में यूज करते होंगे, आपकी टेलीफोन लाइन पे इससे ज्यादा आता है, कैसे होता है ना? ये इतना बिट रेट तो नहीं होता, ये तो क्या 6 kbps हो गया, लेकिन आप तो mbps में मिलता है आपको। तो उसके लिए जो पिछली कैपेसिटी हमने देखा वो बाइनरी सिंगल एलिमेंट मानते हैं, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा सिग्नल एलिमेंट, एक ही सिग्नल एलिमेंट एक से ज्यादा बिट को रिप्रेजेंट करता है तो हम ये यूज कर सकते हैं, c इज इक्वल टू 2b log m। m है नंबर ऑफ सिग्नल, जैसे आप एक ले सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 से 2 की पावर 1 से 2 बन सकते हैं, 2 की पावर 3 लेंगे तो 3 बन सकते हैं, 8 बन सकते हैं। तो ये m के बारे में, ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आप m को 32 लेंगे तो आपको कितनी मिल जाएगी, 30 kbps मिल जाएगी। तो इस तरीके से स्पीड m के हिसाब से बढ़ती है। शैनन कैपेसिटी क्या होता है? शैनन कैपेसिटी बोलते हैं कि इसमें एरर रेट्स के बारे में अगर बात करें तो अगर एक गिवन एक सिग्नल है और डेटा रेट है कुछ, जितना ज्यादा डेटा रेट होगा उतना ज्यादा एरर रेट होगा। तो इसको समझिएगा कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो, क्योंकि शैनन कैपेसिटी में आता है इसलिए मैं आपको एसएनआर बता देता हूँ। सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है सिग्नल पावर से नॉइज पावर का डिवीजन। तो रेशियो अगर हम इसका निकालें सिग्नल एसएनआर का, तो इसका हम डीबी में अगर निकालना चाहें तो 10 log 10 बेस 10 और एसएनआर निकालते हैं। तो 100 के लिए 20 डीबी हो जाएगा, 1000 के लिए 30 डीबी। अमूमन हर में होता है कम्युनिकेशन में कि 30 डीबी मतलब 1000 का, कि मतलब ये इससे 1000 टाइम बड़ा हुआ है। पावर
बेसिकली रेशियो ऑफ पावर ही होता है, जो भी हम डीबी में निकालते हैं, पावर का रेशियो है वो। तो कैपेसिटी उसकी होती है C इक्वल टू बी लॉग टू 1 प्लस SNR। एक देखिएगा एक एग्जांपल, अगर मान लीजिए 30 डीबी SNR है, यानी 1000 की बात हो रही है, और बैंडविड्थ 3000 है, तो अगर हम इस पर रखें तो 30 kbps आएगा। अगर कोई लैंड टेक्नोलॉजी SNR इसमें 251 मान रहे हैं, बैंडविड्थ आपकी 1 हर्ट्ज है, तो 10 to the power 6 कितना आ जाएगा, log 2 250, यानी कि 8 mbps कैपेसिटी हो जाएगी इसकी। अगर हम निक्विस्ट फार्मूला का यूज करते हैं और नंबर ऑफ सिंबल्स हम चाहते हैं कितने निकालें, तो हम दोनों को इक्वेट कर दीजिए। 8 mbps को, ये जो आपने निकाला अभी 2 into 10 to the power 6 log 2, तो आपने निक्विस्ट के साथ इसको कंपेयर कर दिया, शैनन को जो वैल्यू आई, तो आप देखेंगे कि इसका जो नंबर ऑफ लेवल्स हो गया आपके 2 to the power 4 यानी कि 16 आ गया। तो ये RS-232 के बारे में बताया कि कैसे RS-232 कम्युनिकेशन है। अभी वैसे कम यूज होते हैं, बट स्टिल कई जगह पे इसका बहुत यूज है, तो जो लोग इसको जानना चाहते हैं उनके लिए ये बात हमने डिस्कशन किया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।